तो नवोदय क्या मेरा एक पुनर्जन्म का काल था। नवोदय में जाने के बाद लगा कि दुनिया में इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती होगी। जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं, तो वो मेरे लिए उसमें स्वर्ग के समान था। 330 रुपए के इकट्ठा करने के लिए कम से कम 10 लोगों से हमको इकट्ठा करने में दिक्कत हुई। नेशनल फर्टिलिटी की बात करता है, वो कास्ट लेस समाज की बात करता है, वो रिलीजन लेस समाज की बात करता है, और वो केवल एक इंडियन की बात करता है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद 1993 पास आउट और वर्तमान में शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थित डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन के पीए के रूप में कार्य कर रहा हूँ। नवोदय विद्यालय में चूंकि मैं पहला बैच था, तो हमारे सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जो हमको मोटिवेट करती। नवोदय में जो फॉर्म अप्लाई होते हैं आजकल, उस फॉर्म को भरने के लिए भी मैं उपलब्ध नहीं था कि मेरे शिक्षकों ने जिस स्कूल में पढ़ता था उनको मेरी प्रतिभा पर यकीन था, और मेरे हाथ में चोट थी और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, और मेरा फार्म उन लोगों ने कैसे भर दिया आज भी मेरे लिए एक रहस्य है, और उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रहते हुए फार्म मेरा उन्होंने भर दिया था। तो एक बड़ा संयोग था, या कहिए कि मैं नवोदय के लिए ही बना था। आज भी मेरे दिल में उनके लिए श्रद्धा है कि उन लोगों ने मुझे मेरी प्रतिभा को पहचान करके भर दिया। और मेरे जीवन का फर्स्ट टेस्ट था, उसको भी मैंने क्लियर किया बिना किसी गाइड के और बिना किसी गाइडेंस के, क्योंकि परीक्षा के एक दिन पूर्व मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। हाथों में मेरे प्लास्टर था, और घर पहुंचता हूं तो तब तक कोई संदेशा लेके आता है कि कल तुम्हारा एग्जाम है और चले जाओ, प्रवेश पत्र ले लो। और मेरे शिक्षक जो कक्षा अध्यापक थे वो मेरा इंतजार कर रहे थे, और जाकर के मैंने उनसे प्रवेश पत्र लिया, और उन्होंने कहा क्या आप पास कर लोगे? तो मुझे वो याद है आज ही। मैंने कहा कि सर मैं निश्चित पास कर लूँगा। और उस एग्जाम सेंटर पर मेरे साथ मेरे बैच के 5 लोग थे, जिनमें से 2 लोग मुझसे मिले थे, जो लोगों ने कहा था कि यार तुम कैसे एग्जाम दोगे, लेकिन यकीन मानिए मैं भी उस एग्जाम को पास करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। साथियों, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान और मजदूर परिवार था, और उसके पहले मुझे कहानी पता थी कि मेरा परिवार बड़ा प्रॉस्पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बदला, और उस समय हम लोग खेती किसानी करते करते मजदूर की श्रेणी में हमारा परिवार आ गया था। केवल शिक्षा ही थी जिसके लिए हम कुछ कर सकते थे। शिक्षा के लिए स्कूलों में कोई मोटिवेशन नहीं था कि कोई पढ़ाता लिखाता, लेकिन मुझे मेरे अंदर इस बात थी कि मैं पढ़ के कुछ कर पाऊंगा। कक्षा 2 के बाद पैशन था पढ़ाई के प्रति, पढ़ना है, और वो दिन था कि जब मैं अपने कक्षा से ऊपर एक कक्षा पढ़ने में मशगूल हो जाता, जो हमसे नीचे पहुंचे थे उनके साथ बैठ करके पढ़ने का कार्य करने लगा था। तो इसमें था कि किताबें, जो पढ़ाई की किताबें होती थी, आप यकीन मानिए तब हम लोग घर वालों के पास किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे। आज वर्तमान समय में सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देती है, लेकिन उस समय था कि हमें खुद खरीदनी पड़ती थी पुस्तकें, और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम लोग गेहूं के सीजन में गेहूं की बालियां खेतों से बीन करके बेच करके जो पैसे हमको मिलते थे उससे मैं किताब खरीद लेता था। अपने घर वालों को बिल्कुल तंग नहीं करता था कि ऊपर कोई इस तरह का बोझ आए। तो किताबें मेरे लिए रहती थी, और वो किताबें जब पढ़ते थे तो अपने किसी साथी को या किसी छोटे भाई बहन को हम लोग दे देते थे। ये चैलेंज था हमारे प्रारंभिक पृष्ठभूमि जो हमारे परिवार के थे। तो पिताजी भी हमारे बाहर कमाने के लिए दिल्ली चले जाते थे, बड़ा संघर्ष था। तो जब आपके खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा तो कितना संघर्ष में जीवन रहा होगा। कल्पना कर सकते हैं कि नवोदय में जो चेंज आया, नवोदय में जाने के बाद आप सोचिए कि जब खाने की नियत ना हो कि खाना क्या बनेगा, वो डिसाइड होता था कि खाना आज क्या बनेगा। यहाँ तो पहले से मेनू पता होता था, लेकिन वहां पता होता आज क्या बनेगा। और दोपहर में गेहूं आया, उसकी पिटाई हुई, फिर चकिया में पीसा गया, उसके बाद रोटी मिली। ये संघर्ष का दौर हमने उसमें देखा था। लेकिन उसके बाद गर्व था कि उसके पहले बहुत अच्छा जीवन था। हमारे पिताजी का जो बचपन था वो हमसे बड़े अच्छे से उसमें गुजरा था। नवोदय विद्यालय में जो जीवन था, वहां जाने के बाद उसी तरह अंतर आता है कि लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होना। हम ये मानते हैं कि नवोदय में मैं जब गया तो नवोदय क्या मेरा एक पुनर्जन्म का काल था। नवोदय में जाने के बाद लगा कि दुनिया में इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती होगी। जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं कि वो मेरे लिए उसमें स्वर्ग के समान था, क्योंकि जहां पर एक टाइम भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता रहा, लोगों को दिक्कत होती रही, एक कपड़े के लिए दिक्कत, वहां पर 2 ड्रेस मिल जाए, आपको 2 जूते मिल जाएं, और आपको 4 टाइम के लिए खाने को व्यवस्था मिले कि आपको सुबह उठते ही नाश्ता मिले, फिर उसके बाद लंच मिले, बीच में आपको फ्रूट मिले, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर आपको चाय और बिस्किट मिले, और फिर रात में 8 बजे खाना मिले, और फिर 10 बजे दूध मिले। ऐसी व्यवस्था मैं समझता हूं तत्समय तो ना थी, और ना तो आज इस समय किसी के परिवार में इस तरह व्यवस्था अनुशासित होती होगी। इससे ज्यादा तो लोग खाते पीते होंगे, लेकिन उस अनुशासन में संभव ही नहीं है। नवोदय से निकलने के बाद जीवन में ठहराव सा आया था
कि लग रहा था कि हम जहाँ से नवोदय पर पहुंचे थे और फिर जब निकले वहां से तो लगा कि फिर हम वहीं आ गए हैं। वो एक बड़ा एपिसोड था जीवन, तो उसको लेकर के अक्सर चर्चा होती, जब हम लोग नवोदय के लोग बैठते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा जब होती है तो बहुत सारे दर परत पन्ने पलटते जाते रहते हैं। मैं बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लेकर इंटर पास किया था, और जब हाई स्कूल पास करने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने कहा था हम लोग वोकेशनल पढ़ेंगे। वोकेशनल पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल जाना पड़ता, तो हमारे प्रिंसिपल ने हमको बुलाया। हमारे प्रिंसिपल ने कहा और डंडा लेकर कहा, रूल पटकते हैं, कहा अगर तुम लोग जो है साइंस नहीं पढ़ोगे तो दूसरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हम थे और मुकेश कनौजिया हमारे बैच के थे, वो दोनों लोग बुलाकर कहा था कि तुम लोग क्यों ऐसा करोगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि सर चूंकि हम आगे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, नवोदय में तो हम पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पास हो गए, वहां तो पढ़ने के लिए ना किताब मिलेगी ना ड्रेस मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो कैसे पढ़े। कहीं नहीं तुम लोग लेना पड़ेगा, और उन्होंने जबरदस्ती हम लोग दिया। मुकेश हमारे बैच के इस समय ज्वाइंट कमिश्नर मेरठ में है, जीएसटी में, और मैं वहां पर हूँ। तो आप दोनों लोगों का एक लाइफ चेंजिंग था। इंटर के बाद ये हुआ कि हम पढ़ेंगे कहाँ। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 3 फार्म भरे, बीए, बीएससी, बीकॉम, और मेरे साथ रहने के लिए लोग मुझे ढूंढने आते रूम पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि मैं नवोदय का पढ़ा था। लेकिन मैं सोचता था कि मेरे घर वाले पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मैं नवोदय जाऊंगा। और आप सोचिए मेरे साथ कई लोग आए, तो मेरे घर में नहीं मिला, तो मेरे घर खोजते हुए वहां आए जहां मैं अपने गायों के लिए घास लाने गया था। लोगों ने कहा कि आप मेरे पार्टनर बन गए। हमने कहा यार संभव नहीं है, शायद न चलो। और यकीन मानिए तीनों के एंट्रेंस एग्जाम में पास हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो पत्र हमको मिले बाद में, तक अब एडमिशन लेने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी, क्योंकि घर वालों ने कहा पैसा नहीं मिलेगा, आप जैसे जैसे चाहो तो पढ़ो। वो एक संघर्ष का दौर था कि फिर क्या करें। तो सब जगह एडमिशन के क्लोज हो चुके थे, मेरे बीएससी या बीए जो भी करना चाहता था, एक इस कॉलेज बचा था जहां पर बड़ी मुश्किल से जाकर के फार्म लिए, और वहां पर बीएससी मैथमेटिक्स से मैंने वहां पर एडमिशन लिया। लेकिन आप जब अच्छे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के आप निगाह में होते हैं। तो जिले के एक थे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे लखनऊ में, उन्होंने हमारे बारे में सुना था कि हाँ लड़का, तो उन्होंने मेरे घर आए, कहा कि इसको सीपीएमटी का फार्म भरा दो। चूंकि उनका छोटा भाई था वो एमबीबीएस कर रहा था वहां से, तो हमने कहा कि मेरी कोई तैयारी वारी है नहीं, मैं फार्म नहीं भरूंगा। आप सोचिए मैं बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने गया था और सीपीएमटी का फार्म भर दिया गया था। ये 93 की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दे आए जाकर के और उसका रिजल्ट आ गया, और सौभाग्य से उस सीपीएमटी की लिस्ट में मेरा नाम सेलेक्ट हो गया। मैं एमबीबीएस और बीडीएस नहीं पाया, लेकिन मुझे बीईओ में सेलेक्ट हो गया था। तो फिर अब एक अलग कहानी शुरू हुई। वहां मैंने बीएससी का एग्जाम दिया, वो पास हुआ। उसके बाद एडमिशन का नंबर आ गया कि हाँ एडमिशन लेना है। आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय उस बीएमएस के एडमिशन की फीस थी 330 रुपए। 330 रुपए के इकट्ठा करने के लिए कम से कम 10 लोगों से हमको इकट्ठा करने में दिक्कत हुई। ये मैं बता रहा हूँ 94 की बात। तो 94 में जो दौर था, आप सोचिए कि 330 रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो वो मैं समझता हूँ कि वो 300 रुपए मिलने के बाद एडमिशन ले लिया, और मैं सुल्तानपुर में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट था, वहां से बीएससी कर रहा था। वहां को छोड़ करके मैं इसमें एडमिशन ले लिया। वहां पर जाने के लिए क्या हुआ, आपको एप्रन चाहिए, बुक्स चाहिए, और मेडिकल की बुक्स बहुत महंगी होती थी और बहुत मोटी भी होती थी। किताबें लोग लाते थे, दूसरों की किताब में पढ़ता था, फिर उनको किताब से मैं उनको पढ़ाता था। लोग कहते तुम किताब भी नहीं है। और यकीन मानिए आज भी बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरे पास किसी भी तैयारी के लिए कोई किताब ज्यादा थी ही नहीं। 1-2 किताब के लिए मेरे पास किताब कभी रही ही नहीं। तो बीएमएस कर रहे थे, लेकिन उसका सीनेरियो इतना लंबा था, 1 साल पास कर लिया तो उसका 4 साल विलंब चल रहा था वो कोर्स। तो हमने कहा ऐसे में तो मेरी उम्र निकल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। तैयारी थी कि हम कहीं फार्म भर देते थे, चलो कहीं नौकरी लग जाए, तो ये भी एक दौर था कि चलो कर जाए। लेकिन बीच में इतना लंबा गैप हुआ, उसको ड्रॉप पोजीशन में चला गया। फिर लोगों ने कहा क्या करेंगे, तो फिर कहा कि चलो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया, हमारे साथ के 2 लोग और उनके साथी थे, उनको ले आए और वहां पर एडमिशन लिया। बीएमएस कर रहा था तो रहने की दिक्कत थी, लखनऊ में रहेंगे किसके पास। अब समस्या आई, तो कहते हैं ना कि इरादे नेक हो तो किनारे मिल ही जाते हैं, और नहीं है तो फिर बहाने मिल ही जाते हैं। तहसीलदार थे, हमारे पड़ोस के रहने वाले थे, रामलीला सिंह जी। तो उनके यहाँ कह रहे थे मैं अकेला रहता हूँ, तुम मेरे यहाँ रहो, और तुम कैसा करना कि तुम मेरा खाना बना दो, मेरे यहाँ रहो, जाके पढ़ाई करो। मैंने कहा चलिए वेरी गुड, ठीक है। हमारे एक दूर के थे, वो पहले पूर्व विधायक रह चुके थे, उनके माध्यम से वो मुझे रास्ता मिला था। मेडिकल पढ़ने के लिए सब लोग मोटरसाइकिल जाता, कोई हम साइकिल से जाते थे, और साइकिल वहाँ किसी को ना पता चले 1 किलोमीटर दूर साइकिल को खड़ा करके हम लोग वहाँ पर जाते थे। तो ये एक संघर्ष का दौर था। यूनिवर्सिटी से करने लगे, और फिर जो हमारी नीड्स थी उसको पूरा करने का सोचा था, क्योंकि घर से कोई सपोर्ट नहीं लाते थे हम, तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। 100 रुपये महीने ट्यूशन पढ़ाने का शुरुआत मैंने किया वहाँ पे, और उसका असर ये रहा कि वो सिर्फ जो ट्यूशन पढ़ाता था वही मेरी तैयारी का सबसे बड़ा स्रोत था। एनसीईआरटी किताब हम पढ़ चुके थे,
नवोदय में पढ़ने का एक था कि हमें सब कुछ आता था, क्योंकि नवोदय में बता दें कि नवोदय जब होता था कि फैजाबाद जनपद में जीके कंपटीशन होते थे, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जब हम लोग वहाँ से आ जाते थे तो अगर तो मैंने इतने कंपटीशन दिए थे कि सब में मेरा कोई कोई नाम आता था। जब निकलता तो लोग कहते थे कि वो लड़का आएगा, उसको कहीं ना कहीं प्लेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक वो था कि हाँ चलो पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई से ही मिला था। वो दौर हुआ, पूरा हुआ, हमने ग्रेजुएशन किया। 2000 तक ये संघर्ष चलता रहा। उस दौरान आप देखिए संघर्ष के दौर में हम जब कुछ ना बातें अपने जैसा अच्छा बनाने के लिए भाई बहन को भी बड़ा ध्यान दिया। भाई आ गया, बहन आ गया, फिर भतीजे भतीजे थे। संघर्ष में ये था कि शिक्षा नहीं मिलेगी अगर गांव में रह जाएंगे तो ये पीछे रह जाएंगे। तो जो सरकार के निःशुल्क स्कूल होते हैं या छात्रावास होते हैं, वहाँ को ढूंढ ढूंढ करके ला करके सबको सेट करना शुरू किया करने के लिए। तो ये भी था। तो चूंकि मेडिकल में था तो लोगों का जो बहुत सारा टाइम निकलता था कि मेडिकल में कोई भी आ जाता था कि हमको चाहिए ब्लड चाहिए उस समय भी, या हमको मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो दिन रात भर्ती कराते थे और अपने हॉस्टल से रोटी खाना जो भी खाना बना के लेके जाते थे। मतलब एक वहाँ पर भी था कि बस संघर्ष था लोगों के साथ। तो इसको करने के बाद ये हुआ कि आप कर लेंगे, तैयारी करने लगे, फिर फार्म भर दिए। LIC की परीक्षा 97 में हमने दिया था, इंटर पास थी, उसमें सेलेक्ट हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, हम मेडिकल चूंकि हमारा साथ चल रहा था तो ड्रॉप किया। उसी के बाद 98 में कल्याण संस्कार में समूह की परीक्षाएं होती थी, उसमें सर ग्राम विकास अधिकारी फिर कि हम डॉक्टर बनेंगे, इसलिए वो भी ड्रॉप में चले गए। लेकिन वो चूंकि दौर था कि अब हमारे चूंकि भाई बहन सब नहीं थे तो हमारी नीड्स बढ़ती थी। फिर उसका 2000 में सिंचाई विभाग की एक नौकरी हमने ज्वाइन कर ली। वो नौकरी बताना चाहता हूँ कि वो नौकरी ना तो 4th क्लास की ना तो 3rd क्लास की थी, वो बीच की थी। अगर उसका वेतनमान देखें तो ये बीच थी, हमने ज्वाइन कर लिया। और उस नौकरी में आप बनाएं कि 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो मतलब एक तरीके से था कि चलो ज्वाइन कर लिया, कोई बात, 6 महीने बाद मिली। लेकिन 2001 बैच का पीसीएस दिया, फर्स्ट टाइम हम बैठे और फर्स्ट टाइम मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ और हम सेलेक्ट हो गए ऑडिटर पद पे। उसको नौकरी को क्विट करने के बाद हमने ज्वाइन किया, तैयारी नहीं छोड़ा, लेकिन अपने भाई बहनों की स्टडी मेरी चलती रही। जो मेरा साथी प्रगत था उसको मैं चलता रहा कि नहीं मुझे रुकना नहीं है। और वो तैयारी करने के बाद लगातार जो हमारी परीक्षाएं देते रहे और परीक्षाएं देते देते हम एक तरीके से कुशल हुए, तो फिर दूसरे लोगों को गाइड भी करते थे। कोचिंग सोचिंग में भी जाना और करना कि हाँ कैसे तैयारी करते हैं। रिसोर्स पर्सन बन गए थे कंपनी के मामले में, हॉस्टल में रहते थे। उस लेवल की पढ़ाई नहीं हुई कि जब हम यूपीएससी क्लियर कर पाते, लेकिन बहुत लगा कि हाँ कर रहे थे, देते थे और लगता था कि 1-2 नंबर से रुक रहा है, बता इतना रहता था। इसके वेलोसिटी थी पढ़ाई की, वो चूंकि हमारी डाइवर्सिफाइड हो गई थी और एक तरीके से जो ऐसे बढ़नी चाहिए थी पढ़ाई का, हमारा ऐसे फैल गया था। क्योंकि भाई बहन भतीजे और सब लेकर के, तो इस बात को कोट हमारे साथी भी करते हैं कि वो तुम्हारा वो टाइम था जो तुम्हें तुम्हारा जो ग्रोथ होना चाहिए था मेंटल, वो तुम्हारा ग्रोथ सोशल हुआ। तो वो एक गैप रहा। नौकरी किया ऑडिटर वाली, फिर उसके बाद IB में ACIO की पोस्ट हुई, स्वास्थ्य अधिकारी हुए और फिर नेट करा था, 2 विषय में PG कर लिया था और नेट कर लिया। नेट करने के बाद डिग्री कॉलेज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैंने 2 साल पढ़ाया भी। वहाँ पर प्लेसमेंट का भी ओके हो गया था, लेकिन मेरा रिजल्ट ये पीसीएस का 2005 बैच का रिजल्ट और हमारा प्रोफेसर का रिजल्ट आ गया पीसीएस का उसी दिन, और उसी दिन मेरा इंटरव्यू था और आ गया, सबको पता चल गया। तो आई वॉज टेकन बैक माई कैंडिडेचर, तो किसी और का सिलेक्शन वहाँ होना था। तो यह कि अगर पीसीएस वाले सिलेक्शन नहीं होते तो आज डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और उसकी लाइन में आ सकते थे, क्योंकि हमारे बैच के सब लोग प्रोफेसर हैं जो उसमें हमारे साथ पढ़े थे। तो ये लाइफ का चैलेंज था। 9 से निकलने के बाद कुछ चैलेंज तो आप सुन चुके हैं, लेकिन अब उसका संघर्ष अभी भी जारी रहता है लोगों के साथ। अगर लोग मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं तो उसमें हम लोग बड़ी संजीदगी से उसको सुनते हैं और उस पर बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं सोसाइटी, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी का एक कंसेप्ट है, उसको बहुत मन में रहता है। अगर सोसाइटी के अभी कोई आता तो उसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल नवोदय की पर्सनालिटी आज भी डेवलप है। क्योंकि ना तो हम किसी के प्रति द्वेष राग से ग्रसित होते हैं और ना ही खुद पे हावी होने देते हैं किसी चीज को, ना उस चीज को हम लोग लाइक करते हैं। आज भी नवोदय का कल्चर रहा है, आज भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कह लीजिए कि सभी लोग एक जैसे हैं, कभी भी उस पर नहीं आया। और नवोदय में टीचर्स का एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस मिला, उनका मान भी मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, बाहर भी बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। लेकिन नवोदय को चूंकि हम लोग पहले बैच थे तो नवोदय का कोई हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं था, ना कोई बताने के लिए था। तो हम लोग जो है आज सेल्फ में बताते हैं, इसलिए तैयार रहते हैं कि कोई हमको अगर चाहे तो हमसे ले सकता है। तो ये संघर्ष गाथा तो थी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि लेकिन संघर्ष का दौर छोड़ा नहीं गया है। उसके बाद लगातार 2005 के बाद लगातार मैंने 4 इंटरव्यू दिए। वो भी था कि उसमें हम एक पोस्ट पाएंगे एसडीएम की, लेकिन बाय द वे कुछ कारणों से मैं नहीं हो पाया। लेकिन आज अपनी मैं सेवा से संतुष्ट हूँ और शिक्षा सेवा है यूपी सरकार की सबसे बड़ी मैन पावर की एक सेवा है, उसमें मैं हूँ। और
उस सेवा पर मुझे गर्व है और उसके बाद मुझे नवोदयन होने पर गर्व है। जो तैयारी कर रहे हैं, दो चीज़ मैं बताता हूँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी, उसके बाद प्रेजेंटेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं कि प्रतिभा हमारे सब में होती है और प्रतिभा आपका केवल 5% काम करती है और 95% आपका मेहनत काम करती है। और प्रतिभा सभी लोग के पास है और मेहनत जो करता है वही आगे बढ़ता है। आप लोगों के पास बहुत सारे दृष्टांत होंगे। ये टॉपर लोग थे, टॉपर लोग वहीं पर खड़े हैं और जो उनके नीचे वाले लोग हैं उनके ऊपर क्रॉस कर गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नवोदयंस के लोग, जो टॉपर लोग हैं, आज अपने वही गांव, अपने शहर के ही आसपास हैं और जो उनके नीचे वाले लड़के थे वो देश दुनिया में फैल चुके हैं। तो इसलिए कंटिन्यूटी उन्होंने किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा को जो उनके पास थी उसको 90% मेहनत में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने की वजह से वो आज अपने मुकाम को बदलने में कामयाब हो पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 20 घंटे पढ़ें 24 घंटे में, इसका कोई फार्मूला नहीं है। जितने लोग कहते हो कि मुझसे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, मैं इतना कहता हूँ कि आप 5 घंटे भी डेली पढ़ेंगे तो भी आपका वो कवर हो जाएगा। कि एक कहावत है, लुक बिजी डू नथिंग और बिजी विदाउट बिजनेस। ये चीज़ें दो बहाने हैं जो हमारी प्रतिभा को कुंद करते हैं और हमें रोकते हैं। और दो चीज़ें हैं, कंपटीशन है चूँकि बहुत बड़ा, तो कंपटीशन में ये चीज़ें नए नए टेक्निक्स, और चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे जिधर से भी आपको ज्ञान मिल रहा हो उसको लेने की ज़रूरत है। चूँकि आपको राइट नॉलेज लेना है, ना कि आपको उस तरह का मिसलीडिंग नॉलेज लेना है। चूँकि कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए सिलेबस फिक्स है और उनके टाइमलाइन फिक्स है, तो उसी के अनुसार आप करेंगे। अगर आप टाइमलाइन के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता का कोई ट्रिक नहीं है कोई, और ना कोई उसका शॉर्टकट है, ना उसका कोई विकल्प है। केवल आप खुद विकल्प हैं और आपकी मेहनत विकल्प है, क्योंकि कोई आपको नहीं कुछ बताने वाला, आपको स्वयं करना। क्योंकि जो किताबें हैं वो सारा ज्ञान किताबों में है, लेकिन आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, कभी न कभी कोई मेंटर की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और रास्ता आपको जब पता लगेगा आपको रास्ता नहीं है, तब आप खुद खोज लेंगे। और जब रास्ता आप खुद खोजने लगेंगे तो कोई भी मार्ग आपका बाधा युक्त नहीं रहेगा, बाधा रहित रहेगा। और चूंकि बुद्ध कहते हैं अतदीपो भव, तो मैं ये कहता हूं कि अतदीपो भव जो लोग करेंगे वो निश्चित तौर पर सफलता की ऊंचाई पर चढ़ते रहेंगे। नवोदयन का एक अलग अनुशासन है, क्योंकि हम जब 7 साल का वो जीवन जीते हैं तो वो हमारी कहीं न कहीं पर्सनालिटी में झलकता है। आज के दौर में जितना बड़ा मेरा विभाग है उसमें नवोदयन की भरमार है, लेकिन वहाँ पर लोग जान जाते हैं कि ये नवोदयन होगा अगर इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके कार्य का स्टाइल क्या है, उसके सोचने में डिफरेंस है, उसकी क्राफ्ट डिफरेंट है और उसकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। और इस कई चीज़ें जो हैं जो उसको अलग करती हैं। दो चीज़ अलग करती हैं, चूँकि वो नेशनल फ्रेटर्निटी की बात करता है, वो कास्ट लेस समाज की बात करता है, वो रिलीजन लेस समाज की बात करता है, और वो केवल एक इंडियन की बात करता है। क्योंकि सारे लोग जो है हम इंडियन ही हैं, तो नवोदय में वो चीज़ ढूंढाएगा जहाँ पर किसी प्रकार का इस तरह को कभी देखने को नहीं मिला, हमें लगता है। चूँकि हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा दूरबीन नहीं है कि कौन किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी दिखता नहीं है नवोदय का परिवार। इसीलिए वो जो है जब नवोदय एक साथ जुड़ते हैं तो वो अलग से दिख जाता है। क्योंकि सेवा में हम देखे हैं, अपनी सेवा के दौरान देखा, उनके स्कूलों के देखा, जो नवोदय से उनके सोचने की, उनके करने की स्टाइल अलग थी। तो इससे एक अलग है कि वो दूसरे लोग पाते हैं। और अब तो लोग कहना शुरू कर दिए कि हाँ ये तो नवोदय है इसलिए इसका बेटर पार्ट है, चाहे वो जिसमें हो। तो हम अपनी सेवा बता दें कि हम लोगों नवोदय के पढ़े हुए इसमें वर्तमान में 2 अफसर हैं, 1-2 और आए हैं। तो आप सोचिए उनके अलग ही एक विभाग में हमारे एक अलग ही उनकी पहचान है कि उनके कार्य करने का ये हो सकता है। हमारे विभाग में कभी भी कोई हमारे बारे में नॉलेज करेगा तो बताएगा, हमें लगता नहीं कि वो कभी ये बताएगा कि वो ऐसा है, मतलब कोई नोटोरियस चीज कभी नहीं बोलेगा। हमारे जूनियर बैच के एक नवोदयन साथी है, लेकिन वहाँ पर सेवा में सीनियर है। आप सोचिए शिक्षा विभाग एक बड़ा है, जितने जीओ जितने जारी करते हैं वही जारी करते हैं प्रदेश के, जो हमारे महानिदेशक के स्तर से जारी हो। और जितने निपुण भारत मिशन जो चल रहा है उसकी भी एक लीड रोल है प्रदेश की, और उसमें प्रदेश की लीड है। तो एक समझिए कि एक बड़ी बात है कि वो नवोदय के दिमाग से जाता है, क्योंकि हम लोग उसको लेकर के ये हैं। लेकिन उनके कार्य और व्यवहार और शैली से ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि हम नवोदय दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है। और कुछ लोग हमको भी कॉपी करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा बने, और कुछ लोग हमारे झुंड में शामिल होते हैं, वो खुद को नवोदयन कहलाने के लिए लालायित रहते हैं कि आपकी शामिल हो जाऊं मैं। अभी जो एलुमनी मीट हुई थी उसमें बहुत सारे
नॉन नवोदय लोग भी शामिल होकर बताते भाई हम गए थे केवल यही देखने के लिए, आप लोग कैसे करते हो। तो ये कहीं ना कहीं है हमारी नवोदय जो स्पिरिट है वो एक डिफरेंस पैदा करती है दूसरे लोगों के साथ। तो निश्चित तौर पर सोसाइटी में भी एक है कि वहाँ पढ़ें तो आपकी जान पहचान है। निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों में गिरावट भी देखी जा सकती, तो ठीक है वो समाज का एक हिस्सा है, उसमें गिरावट भी आएगी, लेकिन सुधार के लिए हमेशा चांस बना रहेगा। क्योंकि मैं पहला बैच था, मेरा बैच पहला था और पहली बार बच्चे अपने घर से बाहर निकले थे। तो आज के दौर में हम लोग निश्चित तौर पर गुरुकुल में ही थे। आप सोचिए कि वहाँ पर जब पहला बैच था तो हम लोग अपने घरों की याद करके रोने लगते थे। तो हमारे कुछ टीचर थे, अब दुनिया में नहीं हैं, वो तुरंत हमको खुश करने के लिए या रोना ना पड़े उसको उसकी जय बुलवाते थे, गोला बना के बैठवा कर इसकी जय बोलो, और जय बोलते बोलते वो लड़का हंसने लगता था और अपने घर की याद भी भूल जाता था। आप सोचिए कि हम लोग का एक जो मिला था हॉस्टल, दीक्षा विद्यालय था, उसके गेट बंद रहते थे और गेट पर आधे लोग कैदियों की तरह मुंगड़ाए रहते थे। क्योंकि हम लोग तो गांव के थे, तो चूंकि हम लोग इससे फर्क पड़ता नहीं था, तो हम लोग तो बहुत, लेकिन शहर वाले बच्चे शाम होते ही रोना शुरू कर देते थे। तो आज भी उनको हम लोग जब मिलते हैं कहते तुम तो बहुत रोते थे। तो वो जब रोना शुरू कर देते थे तो यही काम होता था, फिर वही काम शुरू होता था। टीचर ले आने के लिए सारे टीचर्स की ड्यूटी बटी थी। तो उन टीचर्स ने वाकई में क्या किया, तो कहते हम लोग कहते आज भी कहते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, हमको पाला पोसा भी था, हमको बहुत तौर तरीके सिखाए थे कि कैसे रह सकते हैं, आपको कैसे खाना खाना है। क्योंकि वहाँ पर सिस्टम था, वहाँ तो सारी व्यवस्था थी शहरी, हम लोग गाँव से आए थे, बहुत सारे तौर तरीके हमको, लैट्रिन बाथरूम ये सब कुछ होता है नहीं था, हम तो जहाँ पाते तो वहीं नहा लेते थे। संस्कार चीज़ें हैं कि हमने बड़ों को कौन है, हमने चरण छूना सीखा, तो हमने वहाँ पर किसी को नहीं सोचा। वहाँ एक के मम्मी आते थे तो पूरा रूम या पूरा क्लास पैर छूने लगता था। तो एक तरीके से हमारे तो एक शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं, कोट द्वार में वो स्कूल चलाते हैं, बीडी बलौदी सर। आप सोचिए जिस लड़के, चूंकि शहर के लड़के द्वारे होते थे, वो पैर नहीं छूते थे अपने माँ बाप का, वो लोग गले लगते थे। और टीचर हमारे बलौदी सर अगर देख लेते थे, उस लड़के को बुलाते थे और खींच के देते थे और कहते पैर छुओ जा करके। उन्हीं पेरेंट्स के सामने ये हम लोग अब चश्मदीद गवाह हैं, और उनकी थप्पड़ से कोई नहीं बचा है। आज भी याद आता है, लेकिन वाकई में याद आता है कि ऐसे ही टीचर जो गढ़ता है आदम के सांचे, बात बात पर 3 तमाचे, इस तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो वो कविता है दुष्यंत की, तो वही याद आता है कि हाँ उस तरह का निश्चित तौर पर उन्होंने कह सकते हैं कि गढ़ा के और संस्कार दिया। जो कह सकते हैं गुरुकुल पद्धति में हमने वहाँ खाने का तरीका सीखा, चम्मच सीखा। हमारे जो प्रिंसिपल थे पहली बार जब हम लोग गए थे मिलिट्री के थे, सैनिक स्कूल के थे, तो उन्होंने हम लोग खाने का तरीका बताया। हम लोग जूता मोजा और पूरा ड्रेस में पहन करके मेस में जाते थे खाने के लिए, और चम्मच लगा रहता था। हम पहली पीढ़ी हैं जहाँ पर हम लोगों को कम से कम 2 साल चम्मच और थाली धुलना नहीं पड़ा था। तो ये दौर था, उस दौर था कि खाना लगा रहता था, हम लोग खाते थे और किसी की चम्मच की आवाज़ ना आए यहाँ तक सिखाते। तो एक बड़ी बात थी, जो गाँव जाके बताया करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ऐसा कौन सी चीज़ खुल गया है। और यकीन मानिए वहाँ पर जब मैं एडमिशन लेने आया था तो एक बगल के स्कूल मास्टर ने हमारे घर वालों को इतना भड़का दिया था कि वहाँ भेजेंगे नहीं, वहाँ सड़ी गली यही सब सब्जी खिलाई जाए, खाना खिलाया जाए, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मन में पढ़ना था कि नहीं कुछ करना है तो वहाँ जाना, तो वहाँ चले गए थे। तो वो टीचर हमको याद करते हैं, एलुमनी मीट में हम उनको याद करते हैं। 6-7 बैच के लोगों को आज भी वहाँ स्कूल में जब एलुमनी मीट होती है बुलाया जाता है। हमारी वो शिक्षिकाएं आज भी हैं जो हमको बेटा कहती थी। वो कहती थी कि ये तो बेटा है, मतलब आप सोचिए कि वो संबोधन कहाँ मिलता था। राजा बेटा कौन कहता था, हमारे बहुत सारी शिक्षिकाएं हमको राजा बेटा कहते, राजा बेटा आ गए हो। मतलब ये था कि घर में अगर वो पूजा करने के लिए प्रसाद रखती थी, अगर हम पहले पहुंच गए तो प्रसाद बिना पूजा के ही मिलता था। वो कहती थी कि बच्चे ही असली भगवान है, वो तो पत्थर के हैं, उनको तो किसको चढ़ाना है, मुझको वो केवल मेरी श्रद्धा है। तो इस तरह के भाव थी कि अपने साथ खिलाना। क्योंकि हम लोग जो गांव के थे तो गांव में अलग ही आदम था कि इनका नहीं छूना, उनका नहीं खाना, उनके साथ नहीं बैठना, उनको नहीं करना। तो नवोदय में वो चीज़ जो मिला ना, तो वो एक तरीके से वो एक नए भारत के निर्माण की कह सकते परिकल्पना थी। आज चाहे जो दौर चल रहा हो, लेकिन वो जो शुरुआत की गई थी कि आज सब लोग जानते हैं, सब उनके घर जाते थे, उनके घर जाते थे, तो कहीं पर इस तरह की फीलिंग कभी नहीं हम लोगों को मिली। तो एक तरीके जो टीचर थे उनके अंदर भी ये बात थी। कुछ टीचर जरूर शो करते थे, लेकिन वो वहाँ पे चली नहीं, क्योंकि जब एक जैसे लोग होते हैं तो कोई इस तरह का काम नहीं कर पाता है। समाज में यहाँ पर पहुँचने के बाद समाज के सभी लोगों को, या हम नवोदय लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में शिक्षा ही सबसे बड़ी एक शक्ति है जो आपको हर जगह संघर्ष करने में मदद करेगी। जैसा मेरा जीवन परिचय रहा है उसमें शिक्षा ने ही काम किया है, क्योंकि वो शिक्षा ने मुझे हर मोड़ पर नए नए तकनीकी, मुझे नए नए रिसोर्स पैदा दिए। तो मैं सबको चाहता हूँ कि शिक्षा पहले हासिल करें
और शिक्षा जो है आपको उसी मुकाम तक ले जाती है जिस मुकाम के लिए आप अपने आप को ढालते हैं या अपने आप को सेट करते हैं। और इसलिए सारे लोग जो भी मुझे सुन रहे हों उनसे मेरा यही संदेश है कि जीवन में हमेशा शिक्षा के लिए जगह बनी रहेगी, इसलिए हमेशा शिक्षित होते रहें और उसी के आधार पर अपने जीवन को ढालते रहें। और अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई और साधन नहीं है। मैं तो यही कल्पना करूंगा अगर कभी इस तरह हो तो ये जिले लेवल पर स्कूल था, मैं चाहता हूँ ब्लॉक लेवल पर स्कूल फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि 80 बच्चे जो आते थे कि जो बहुतायत है वहाँ पर वो सिस्टम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुआ। हमें लगता है कि जितने लोग वहाँ से निकले होंगे अधिकतर लोगों के जीवन में कह सकते परिवर्तन उस नवोदय की शिक्षा से जरूर आया है। शिक्षा से आया है, लेकिन नवोदय की शिक्षा से बेहतर परिवर्तन आया है। थैंक यू।